तो नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम एक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिसमें देखिए हमने क्या लिखा है। वाई इंडिया इज लूजिंग इट्स नेबर्स, कि भारत अपने पड़ोसी देशों को धीरे धीरे क्यों खोते जा रहा है। अब खोने का इन द सेंस मतलब होता है कि जो ट्रस्ट था, एक जो भरोसा था, या फिर जो एक इन्वेस्टमेंट हुआ करता था इंडिया की तरफ से सारे कंट्रीज के अंदर, वो धीरे धीरे अब कम होते जा रहा है। और उनका जो ट्रस्ट था इंडिया के ऊपर वो भी धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, समय के साथ कम होते जा रहा है। ठीक है। एशिया के अंदर एक ऐसी कंट्री का राइजिंग हो रहा है, काफ़ी पहले से ही हो रहा था, इस समय और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया है कि वो इस समय एक इतना बड़े बैकअप ऑप्शन की तरफ से दिख रहा है ना, किसी भी कंट्रीज को, किसी भी स्मॉलर कंट्रीज को, कि हर कंट्रीज उधर की तरफ शिफ्ट होना चाह रही हैं क्योंकि वहाँ से लोन बहुत इजीली में मिल जा रहा है। ठीक है। वहाँ की जो इन्वेस्टमेंट हो रही है काफ़ी कम चीप प्राइसेस में हो जा रहा है। तो इस तरीके की कोई भी कंट्रीज अगर किसी को ऑप्शन कोई मिलता है जहाँ पे कि सस्ता और टिकाऊ चीज़ मिल जाए, तो कोई भी कंट्री उधर की तरफ क्या करेगी, शिफ्ट करने लगेगी। ठीक। ये जो जियो पॉलिटिकल स्टैंड बन रहा है एशिया के अंदर, और ना ही एशिया, पूरे वर्ल्ड के अंदर में जो बन रहा है, तो एशिया में क्या एक ऑप्शन बन रहा है सबसे बड़ा, चाइना। और वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में चाइना किसको काउंटर कर रहा है, डायरेक्ट अमेरिका को। ठीक। तो इन दो दो कंट्रीज के बीच में जो भी अदर स्मॉलर कंट्रीज आ रही हैं, तो उनके लिए क्या हो जा रहा है, चाइना का जो एक रास्ता हो रहा है ना, वो काफ़ी ईजी हो जा रहा है शिफ्ट करने को। क्योंकि वहाँ पे क्या हो रही है, इन्वेस्टमेंट आसानी से मिल जा रही है और फंडिंग आसानी से मिल जा रही है। ठीक है। और जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही है वो इतने बल्क में हो रही है कि मतलब कोई भी कंट्रीज हो तो या तो वो किसी ट्रैप में फंस जाएगी, या तो अगर डेवलप करना चाहे तो डेवलप भी कर सकती है। ठीक। तो चलिए पहले हम उस रीजन को समझते हैं कि सारी कंट्रीज का इंडिया के साथ जो भी उनके नेबरिंग कंट्रीज है, चाहे वो भूटान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, नेपाल हो, ठीक है, श्रीलंका हो, मालदीव हो, और पाकिस्तान और चाइना के साथ तो हमारा कैसा रिलेशन था आप लोग को पता ही है। ठीक है। तो इन कंट्रीज के साथ भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, ठीक है, और ये नेपाल, तो इनके साथ हमारे रिलेशंस धीरे धीरे क्यों खराब हो रहे हैं, उसको हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके पीछे हम रीजन को जानेंगे। ठीक है। क्योंकि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि एक बार आपकी दोस्ती किसी से खराब हो गई तो ठीक है, लेकिन जो अपने पड़ोसी हैं वो गड़बड़ नहीं होने चाहिए, वो खराब नहीं होने चाहिए। ठीक। क्योंकि कोई भी अगर इमरजेंसी का कोई केस आता है, तो आपके फ्रेंड से पहले आपके जो नेबर्स रहेंगे वही सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। और दूसरा चीज, अगर आपके नेबर्स में, अगर आपके पड़ोसी में, अगर आपके सो कॉल्ड अगर दुश्मनी ज्यादा बढ़ जाए, मतलब अगर आपके इंटरेस्ट के हिसाब से चीजें अगर आसपास में ना चले, तो वो भी क्या कर सकती है, लॉन्ग टर्म में आपके ऊपर इफेक्ट कर सकती है। ठीक है। तो चलिए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए, इसमें जो हम पहले अपने कंट्री के बारे में बात करेंगे, जो पहले अपने पड़ोसी देश के बारे में बात करेंगे, वो है हमारा मालदीव। मालदीव के साथ इंडिया का रिलेशन एक टाइम पे बहुत अच्छा हुआ करता था। ठीक है। मैक्सिमम जो अपने एफडीआईज आते थे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह आते थे, वो मालदीव के थ्रू होकर के आया करते थे। ठीक। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि मालदीव के साथ चीज़ें हमारी किस तरीके से थोड़ी सी खराब होने लगी। तो देखिए, अभी हाल ही में मालदीव में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा था, जहाँ पे कि इलेक्ट कौन हो गए हैं, मोहम्मद मुइजू। ये वहाँ पे क्या हो गए, इलेक्ट हो गए एज ए प्रेसिडेंट। अब ये जो मोहम्मद मुइजू हैं, ये क्या है, ये प्रो चाइना है, मतलब ये चाइना के फेवर में चीज़ों को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और इंडिया के अगेंस्ट में इनका स्टार्टिंग से ही कंपेन रहा था, और इनके कंपेन का नाम क्या था, इंडिया आउट। मतलब कि इंडिया को मालदीव से बाहर करो, ये इनका कंपेन स्टार्टिंग से चला है, किसके सपोर्ट में, चाइना के सपोर्ट में चला है हमेशा से। तो ये क्या था, ये जो मोहम्मद मुइजू है क्या है, ये प्रो चाइना है, मतलब कि चाइना को हमेशा सपोर्ट करते हैं। और इसके बाद देखिए क्या लिखा है, कंपेन विथ चाइना। कंपेन विथ चाइना इनका कौन सा चलता था, इंडिया आउट, कि भारत को क्या करो, अपने देश से बाहर करो। जो भी क्योंकि इंडिया के मैक्सिमम जो टूरिस्ट होते हैं वो कहाँ, अपने उनका फाइनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहाँ पे होता है, मालदीव में। तो मालदीव के अंदर इस तरीके से एक सेंटिमेंट को ग्रो किया गया है कि नहीं, इंडियंस जो हैं यहाँ पे आ रहे हैं, चीज़ों को कैप्चर कर रहे हैं, चाहे वो आर्मी के फॉर्म में हमारे यहाँ जो आकर के ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, वो भी हमारे यहाँ की चीज़ों को, सब जो सिक्योरिटी वाली चीज़ें होती हैं, जो इंटरनल सिक्योरिटी की चीज़ें होती हैं, जो कंट्री के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती हैं, उसके बारे में जान ले रहे हैं। जो भी यहाँ पे इंडिया के सोल्जर्स आकर के हमारे सोल्जर को क्या करें, ट्रेन कर रहे हैं, तो वो हमारे सारी चीज़ों को जान जाएंगे। यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं भारत से, वो भी हमारे देश में लगभग लगभग सारी चीज़ों को जान रहे हैं, लगभग लगभग सारी चीज़ों को जान गए हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में इंडिया क्या करे, तरीके से कैप्चर कर ले। और ऐसा कौन कहा था, मोहम्मद मुइजू कहे थे, किससे, मालदीव के लोगों से। और मतलब एक लॉन्ग टर्म में, मतलब बराबर एक कंपेन चलता रहा, किस नाम से, इंडिया आउट के नाम से। तो आप उसी से अंदाजा लगा लो कि इंडिया को लेकर के मालदीव के अंदर इसमें प्रेजेंट में क्या सेंटिमेंट है। रीजन उसका क्या था, चाइना का इंटरफेरेंस। चाइना ने इनको डायरेक्ट, इनको फंडिंग करी थी, मोहम्मद मुइजू को डायरेक्ट फंडिंग किया था, और अपने सपोर्ट से इनको क्या किया, इनको विक्ट्री बना दी, इनको जितवा दिया। 2021 में क्या हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और मालदीव के बीच में। ठीक। इंडिया और मालदीव के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, किस आइलैंड पे, इस आइलैंड का नाम है उथुरु थिलाफलू। ये वहाँ का नाम है, मालदीव का नाम है, तो उन्हीं के हिसाब से वो नाम पड़ा हुआ है।
उथुरु थिलाफलू उसका नाम है, ठीक। तो उसमें एग्रीमेंट क्या हुआ था कि इंडिया ने एग्रीमेंट किया था मालदीव के साथ कि उसके यहाँ पे वो कोस्ट गार्ड बनाएगा, कुछ पोर्ट बनाए जाएंगे, एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, ताकि मिलिट्री का जो बेस है वो स्ट्रांग हो, और इंडिया का भी जो एक तरीके से होल्ड था मालदीव के ऊपर में चाइना को काउंटर करने के लिए, वो भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो किन किन चीजों का कंस्ट्रक्शन कराया जा रहा था, कोस्ट गार्ड का, पोर्ट का और एयरपोर्ट वगैरह का, ताकि वहां पे उनकी जो नेवी रहे वो भी स्ट्रांग हो जाए और अपना भी जो होल्ड रहे वो भी वहां पे स्ट्रांग हो जाए, ठीक। किसके प्रेजेंस में हुआ था वो सारी चीजें, अपने फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर, इनके प्रेजेंस में क्या हुआ था, उन सारी चीजों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था उन सारी चीजों को बनाने के लिए, है ना। उसके बदले में उन्होंने क्या दिया था, हमने उन्हें कई सारी नाव दी थी, जो सेवरल शिप होती हैं, जो फाइटर शिप होती है, उनको दिया गया था, सेवरल हेलीकॉप्टर्स दिए गए थे, और यहाँ तक कि पेट्रोल वेसल भी दिया गया था, ताकि आप लोग की पेट्रोलिंग भी हो सके। कोई अगर शिप फाइटिंग पे जा रही है तो उसका जो भी फ्यूलिंग वगैरह होना हो तो वो भी तुरंत वहीं से ऑन द स्पॉट उसी जगह से हो सके, ठीक। तो ये सब चीजें किसको दी गई थी, मालदीव को दी गई थी, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया था, उनके उथुरु थिलाफल्हु पोर्ट पे, उनके आइलैंड पे हम लोगों ने क्या किया था, एग्रीमेंट किया था मालदीव के साथ में। फिर क्या हुआ था कि अभी बस इतनी चीजों को दी गई थी, सेवरल शिप दिए गए थे, हेलीकॉप्टर दिए गए थे, और पेट्रोल वेसल भी उन्हें प्रोवाइड कराया गया था। इसके साथ ही 75 इंडियन सोल्जर्स को भी मालदीव की आर्मी को ट्रेन करने के लिए वहां पे रखा गया था कि आप वहां पे क्या करो, आर्मी को ट्रेन करो। अब इसी चीज को जो ये हैं मोहम्मद मुइजू, इन्होंने एक इशू बना दिया कि वो जो 75 लोग यहाँ पे हैं, तो चूंकि आर्मी के लोग वो हैं भी और आर्मी के लोगों को ट्रेन भी कर रहे हैं, और जो आर्मी होती है किसी भी कंट्री की, वो उस कंट्री की लगभग लगभग सारी सिक्योरिटी की चीज़ों को जानती है। तो उसका ये कहना था कि ये लोग उसी पर्पज से हमारे देश की सारी सिक्योरिटी पर्पज की चीज़ों को जान जाएंगे, ट्रेनिंग तो बस एक बहाना है, ठीक। तो उन्होंने क्या कर दिया, मोहम्मद मुइजू टुक इट एज अ इशू टू रन हिज कैंपेन इंडिया आउट कैंपेन। तुरंत उसी चीज को पकड़ के जो 75 इंडियन सोल्जर्स वहां पे जाकर ट्रेनिंग दे रहे थे उन लोगों को कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर्स को कंट्रोल करना है, पेट्रोल वेसल का यूज कैसे करना है, जो सेवरल शिप्स दी गई थी उसका यूज किस तरीके से करना है, ठीक है। जो भी मतलब मिलिट्री इक्विपमेंट का जो यूजेस थी उसी को ट्रेन करने के लिए 75 सोल्जर्स को वहां भेजा गया था। अब मोहम्मद मुइजू ने कहा कि नहीं नहीं, ये जो 75 लोग हैं ये हमारी कंट्री के लिए बाद में थ्रेट बन सकते हैं, तो इनको पहले बाहर करिए। तो जब ये चीज पहले से चल रहा था तो इंडिया को भी चीज समझ लेना चाहिए था कि ठीक है, मतलब अब उनको बुला लो, क्योंकि जब उनको अब उतना कोई इंटरेस्ट रह ही नहीं गया, और एटलीस्ट कम से कम इनके जीतने के बाद तो बुला ही लेना चाहिए। क्योंकि अभी हाल ही में हमने कतर में देखा था किस तरीके से 8 हमारे नौसैनिकों को वहां पे बंदी बना के रखा गया और उनको सजा भी सुना दी गई, मतलब डेथ की सजा सुना दी गई है। तो अभी हालांकि वो तो भी चलेगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगा अभी आगे, जो भी उसमें कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं दो कंट्रीज के बीच में, वो अभी चीजें चलेंगी, और मैक्सिमम चांसेस है कि मतलब उनको भारत वहां से वापस बचा के लेके आ भी जाए। लेकिन फिर भी जो हमारे 75 इंडियन सोल्जर्स है, तो कम से कम इनके जीतने के बाद भारत को इनको बुला लेना चाहिए था कि मतलब ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है कि वो हेलीकॉप्टर उनके क्या हो रही है, क्योंकि उसके बदले तो हमें पैसा मिल ही गया था, इंडिया को पैसा उसके बदले मतलब मिल ही गया था। तो फिर उतना अपने को क्या करना है, हेडेक ज्यादा नहीं लेना है। अगर अदर कंट्री कोई अगर अपने ऊपर ब्लेम लगा रही है तो वहां से एग्जिट कर जाने में ही भलाई होती है, ठीक। तो ये हुआ अपना, तो उन्होंने क्या किया, इंडिया आउट कैंपेन वहां पर उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब देखिए फिर क्या हुआ था कि देखिए मालदीव का लोकेशन कहाँ पे है, इधर है, इंडिया के रिस्पेक्ट में मालदीव आपका यहाँ पे है, ठीक। यहाँ पे अपना श्रीलंका है, श्रीलंका थोड़ा छोटा हो गया, मालदीव बड़ा हो गया है, क्योंकि थोड़ा मालदीव को मैग्नीफाई करके दिखाना भी था। तो इसमें देखिए क्या लिखा गया है कि चाइना का जो इंट्रेंस है ना वो इंडियन ओशियन में कॉन्स्टेंटली बढ़ते जा रहा है। चाइना का जो डोमिनेंस है, जो चाइना का इंट्रेंस है इंडियन ओशियन में क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। अभी कुछ ही समय पहले सन 2020-21 की बात है, चाइना ने एक अपने शिप को इस रास्ते से होते हुए, ठीक है, आपके यहाँ हांगकांग से होते हुए और यहाँ पे लेके आ रहा था श्रीलंका की तरफ, ठीक। तो इंडिया ने क्या कि तुरंत स्टार्ट कर दिया। अब ये जो अपना रीजन है, ये कौन सा रीजन है, इंडियन ओशियन वाला रीजन है, इंडियन ओशियन वाला ये पूरा। तो इंडिया ने क्या किया, तुरंत उसके काउंटर में उसको क्या बोला गया, रुकने के लिए चाइना को बोला गया कि नहीं आप इधर नहीं आ सकते हो, ये हमारा SEZ है, SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, आप इसमें एंटर नहीं कर सकते हो, यहाँ से इंडियन टेरिटरी लगनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वो किसी की बात माना नहीं, वो अपना कांस्टेंट आता रहा, और आकर के क्या कर दिया उसने, यहाँ पे श्रीलंका में जो ये देखिए जैसे श्रीलंका है ना, तो श्रीलंका के सदर्न पोर्ट यहाँ पे पोर्शन में कौन सा एक जगह है, हम्बनतोता पोर्ट, हम्बनतोता पोर्ट, ठीक है, बंदरगाह है ये, जिसको कि चाइना ने बनवाया था। तो हम्बनतोता पोर्ट पे क्या किया, चाइना ला करके अपने शिप को उसने पार्क कर दिया, ठीक। अब ये ऐसा कर क्यों पाया उसको आप समझिए। चाइना की एक
पॉलिसी चलती है, कौन सी? डेब्ट ट्रैप पॉलिसी। डेब्ट ट्रैप पॉलिसी मतलब कि किसी कंट्री को पैसे दे देना, और जो उसको जो जिस भी कंट्री को चाइना पैसे देता है, मतलब मैक्सिमम तो पहली बार में चूज करेगा कि इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज हो, सबसे पहले उसको वही चूज करना होता है कि इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज हो, क्योंकि वो लॉन्ग रन में, आज से 10 साल 15 साल के बाद, वो इंडिया को पूरे तरीके से कैप्चर होते देखना चाहता है। और उसकी एक पॉलिसी भी है, वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी, ठीक है, या फिर ओल्ड सिल्क रूट पॉलिसी, जिसमें कि क्या थे कि जितने भी मैक्सिमम एशियन कंट्रीज थी वो लगभग लगभग सब क्या थी, एक दूसरे से कनेक्टेड थी, और उनका जो हेडक्वार्टर हुआ करता था वो चाइना हुआ करता था। ओल्ड सिल्क रूट वाला भी और वन बेल्ट वन रोड वाला भी जो सिस्टम है, उसी चीज को लेकर के फॉलो कर रहा है, ठीक। तो उसका क्या सबसे पहले क्वालिफिकेशन होता है, अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, सबसे पहले वो जो देश होना चाहिए वो भारत का पड़ोसी देश होना चाहिए सबसे पहले। अदर कंट्रीज में भी करता है, अफ्रीकन कंट्रीज में भी किया, लेकिन प्रीफर करता है इसी रीजन में, एशिया रीजन में, क्योंकि वो भी देखता है इंडिया को अपने एक सेकंड पार्टनर के रूप में। क्योंकि मतलब अगर जिस हिसाब से चाइना ग्रो कर रहा है, जिस हिसाब से प्रेजेंट में इंडिया भी ग्रो कर रहा है, तो इंडिया के ग्रोथ को किस तरीके से रोका जाए, कैसे उसके माइंड को डाइवर्ट किया जाए। जैसे इंडिया फोकस कर रही है ग्रोथ पे, तो कुछ भूटान से कुछ करा देगा, कुछ बांग्लादेश से करा देगा, कुछ पाकिस्तान से करा दिया, कुछ मालदीव से करा दिया, कुछ श्रीलंका से। तो एक जो डिप्लोमेटिक जो टेंशन बन जाती है फिर कंट्री के बीच में, कि पहले रुको, पहले उसको देख लेते, फिर अपना ये इंक्रीमेंट वाला चीज देखते रहेंगे, जो भी हमारा प्रोग्रेसिव चीजें चल रही हैं। तो पहली बात तो उनके नेबर्स को देखेगा कि उनके नेबर्स हैं। उसके बाद अब मान कर चलो, एक एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे मान कर चलो कि किसी कंट्री, कोई एक कंट्री है XYZ, ठीक है, इसकी टोटल जीडीपी कितनी है, 100 रुपए की। इसकी मतलब एक एग्जांपल बताया जा रहा है किस तरीके से अपने ट्रैप में फंसाता है चाइना। उसकी टोटल जीडीपी कितनी है, 100 रुपए की। चाइना क्या कहेगा कि ठीक है, तुम लोग अभी ज्यादा डेवलप हुए नहीं हो, एक काम करो, तुम हमसे 120 रुपए ले लो। वो उस कंट्री की जीडीपी से ज्यादा उन लोगों को लोन दे देता है, ठीक। अब मतलब समझ लो कि 100 रुपए की पूरे कंट्री की जीडीपी थी, है ना, वो क्या कर देगा, 120 रुपए उनको लोन दे देगा। वो कहेगा अपना आराम से करो, 0% इंटरेस्ट पे, ऐसे वैसे, मतलब स्टार्टिंग में ऐसा बोल करके एग्रीमेंट में, और उसको करा लेगा। उसके बाद क्या करेगा कि जैसे ही अपने कुछ टाइम बीतेगा ना, 5 साल 6 साल 7 साल, तो इसके बाद चाइना क्या करेगा, नॉक करेगा उस कंट्री पे आकर के, नॉक नॉक, दरवाजा अपना खोलिए। तो जब वो कंट्री बोलेगी हाँ बताइए, तो कहेगा कि ठीक है, हमारा पैसा आप वापस करिए, हमने इतने टेन्योर के लिए दिया था, ये रही आपके एग्रीमेंट पेपर, हमारा पैसा आप वापस करिए। अब कोई भी कंट्री जिसकी हालत खराब हो जाएगी, जिसका 100 रुपए उसकी पूरी कंट्री की जीडीपी है, और 120 रुपए का लोन लेकर के रखा हुआ है, तो किसी भी कंट्री की हालत क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो वो क्या कहती है कंट्रीज की, हम आपको पैसे तो भी रिटर्न नहीं कर पाएंगे, हमको कुछ आप समय, कुछ समय हमको दे दीजिए, 10 साल 5 साल जो भी आगे आप दे सकते हैं। तो चाइना क्या कहता है कि चलो ठीक है, समय तो दे देंगे, जो भी समय बचेगा। तुम ये क्या करो कि अपने कंट्री में कोई जो स्ट्रेटेजिक जो कोई पोजीशन है, वहां पे हमारी कुछ आर्मीज का, कुछ हमारे उस जगह को आप चाइना को क्या कर दो, दे दो। तो यही सेम केस हुआ था श्रीलंका के साथ। जब श्रीलंका से चाइना ने अपना पैसा मांगना स्टार्ट किया, तो श्रीलंका के पास तो पैसे बचे ही नहीं थे, क्योंकि मतलब उनको जरूरत से मतलब 10 गुना 20 गुना ज्यादा पैसे चाइना क्या करता है, दे देता है, मतलब डंप कर देता है पूरे तरीके से ला करके। तो हम्बनतोता पोर्ट जो था ना, तो एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट पोर्ट था इंडियन ओशन पे कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इसके सदर्न पोर्शन पे वैसे ही हम्बनतोता, और इसी के नीचे पूरा क्या होता है, इंडियन ओशन यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक। तो उस पर कंट्रोल करने के लिए चाइना ने क्या कहा कि ठीक है, आप हमें जो आपका हम्बनतोता पोर्ट है, उसको हमें कितने साल के रिलीज पे दे दीजिए। कितने साल के लिए ले लिया था, 99 साल के लिए। अब आप सोच के देखो, इसको 100 साल ही कर लो, 99 साल के लिए चाइना ने हम्बनतोता पोर्ट को लीज पे ले लिया। तो अब चूंकि उसका पोर्शन वहां पे था ही, तो इसीलिए जब अपनी आराम से शिप को लेकर के चाइना आ रहा था, तो हम्बनतोता पोर्ट पे उसने क्या करा, पार्क कर दिया। तो ये जो पॉलिसी होती है ना, डेप्ट ट्रैप पॉलिसी, ये किसकी है, चाइना की है, ठीक। कि पैसे उनको जरूरत से ज्यादा दे दो, अगर उनकी हैसियत 10 रुपए की है, उनको 20 रुपए दे दो, फिर कुछ समय के बाद आकर के वो पैसे मांगो। वो पैसे देने में तो जाहिर सी बात है असमर्थ रहेंगे, उनके पास उतना तो पैसा उनके पूरे कंट्री के पर्सपेक्टिव से नहीं है, तो उतना पैसा दे कहाँ पाएंगे। तो फिर उनके कंट्री में किसी भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को वापस अपने पास ले लो, ठीक। तो ये इसकी डेप्ट ट्रैप की पॉलिसी है, और इसी के चलते इसने क्या कैप्चर किया था, हम्बनतोता पोर्ट को इसने कैप्चर कर लिया था, ठीक। तो ये पूरा इसका मालदीव का रिलेशन था, और चाइना किस तरीके से पूरे एशिया रीजन में डोमिनेट कर रही है, वो चीज था, ठीक है। अदर कंट्रीज के साथ देखते हैं, देखिए अगला हमारा कंट्री कौन है, अगला हमारा जो पड़ोसी देश है कौन है, म्यांमार हो गया। म्यांमार में क्या हो रहा है कि वहां पे मिलिट्री तख्ता पलट कर दी है, ठीक है। किसके हेल्प से, फिर से चाइना के हेल्प से ही। जो भी वहां पे जो कंट्री में जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे, उनको या फिर जो डेमोक्रेटिक जो भी सेंटिमेंट था, उसको वो लोग तख्ता पलट करके मिलिट्री के पूरे तरीके से वो लोग राज लेकर के आ गए। और किसके हेल्प से किया गया वो चीज, चाइना के हेल्प से।
और जो मिलिट्री फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट वहाँ पे हो गई है ना, जो मिलिट्री गवर्नमेंट बन गई है, ये किसके फेवर में है? ये भी क्या है? प्रो चाइना है। तो एक तरीके से जो म्यांमार भी है वो भी क्या हो गया? एक तरीके से प्रो चाइना हो गया। तो उसके बाद क्या हो रहा है ना, जैसे देखिए यहाँ पे अपना म्यांमार हो गया ये हिस्सा, तो इंडिया की जो पॉलिसी थी एक लुक ईस्ट पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी थी? लुक ईस्ट पॉलिसी। अब वो क्या हो रही है? डेंजर में आ रही है, क्योंकि म्यांमार के थ्रू ही कंट्री को, अदर कंट्रीज को इंडिया क्या कर रही थी? सपोर्ट कर रही थी। अब जब म्यांमार ही फिर से प्रो चाइना हो गया, क्योंकि वहां पे क्या हो गया? मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गई है, तो इंडिया की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है वो क्या हो गई है? इन डेंजर हो गई है। लुक वेस्ट तो वैसे ही थोड़ा भी गड़बड़ चल रहा है अपना, इसराइल और हमास के युद्ध के बाद। लुक ईस्ट पॉलिसी में जो इंडिया की थी वो भी थोड़ी सी, जब से म्यांमार प्रो चाइना हुआ है, जब से वहाँ पे मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई है, तब से इंडिया का लुक ईस्ट पॉलिसी भी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ठीक, तो ये तो अपना दूसरा देश हो गया, एक हो गया मालदीव, दूसरा हो गया म्यांमार, तीसरा देखिए भूटान को। क्योंकि भूटान एक अच्छा कंट्री है इंडिया के मतलब अच्छे तो सारे खैर कंट्रीज होते हैं, लेकिन भूटान की जो प्राइम मिनिस्टर थी, जो प्रेसिडेंट थी, वो इंडिया में पढ़ी लिखी थी, तो हमेशा उनको शुरू से एक इंडिया को लेकर के क्या था? एक इमोशनल सेंटिमेंट रहता था, एक कनेक्टिविटी रहती थी। लेकिन हाल ही में कुछ समय पहले क्या हो गया था कि जो वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका फ्रीक्वेंट विजिट स्टार्ट हो गया था, कहाँ पे? चाइना में। जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर थे भूटान के, उनका फ्रीक्वेंट विजिट कहाँ पे स्टार्ट हो गया था? चाइना में। उसके बाद देखिए चाइना ने क्या किया? चाइना थ्रेट करने लगा भूटान को कि वो क्या करेगा? उनके ऊपरी हिस्से को कब्जा कर लेगा। जो भूटान का जो अपर पोर्शन, यहाँ पे भूटान है ना, इसका जो अपर पोर्शन है ये वाला, इसको क्या चाइना कह रहा था? हम उसको कैप्चर कर लेंगे। कैप्चर वो कब नहीं करेगा, उसके लिए कंडीशन क्या दिया है कि वो जो डोकलाम इशू है ना, जो डोकलाम जो जगह है वहाँ पे इसमें भूटान में, वो चाइना को दे दे। चाइना के कहने का आप हमें डोकलाम दे दीजिए, फिर हम क्या करेंगे? उसको कैप्चर नहीं करेंगे। ठीक, और अगर इस तरीके, अगर ये चीज भूटान कर देता है, तो इंडिया का यहीं पे एक है चिकन नेक कॉरिडोर, ठीक है, जो कि उसको मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करता है, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगी? इंटरनल सिक्योरिटी इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा वहां पे हैम्पर कर जाएगी। तो लिखा भी है ना, इफ दे सेटल विद दिस तो इंडिया विल फेस इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज। क्योंकि अब यहाँ पे अगर चाइना वापस आ गया, अरुणाचल पे तो वैसे ही क्लेम करता है वो इंडिया, चाइना, अगर यहाँ पे भी अगर एंटर कर जाता है वो भूटान में उसके डोकलाम वाले पॉइंट पे, तो इंडिया के चिकन नेक कॉरिडोर पे, जो कि सिक्किम के पास लगता है, सिक्किम के पास, तो वहां से एक इंटरनल सिक्योरिटी क्या हो जाएगी? थ्रेट हो जाएगी। ठीक, तो उस चीज को इंडिया नहीं चाहता है। अब इंडिया वैसे ही यहाँ पे चिकन नेक कॉरिडोर के पास काम कर रहा है ताकि एक अलग से कनेक्टिविटी बनाई जाए अपने नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट से, लेकिन अब इंडिया का थोड़ा सा काम प्रेजेंट में स्लो चल रहा है। ठीक, तो अपने को बस किस तरीके से इसमें ये मैनेज करके रखना है कि डोकलाम जो भूटान है वो चाइना को ना दे। अभी इस तरीके से इशू हुआ भी था 2020 में, तो उसमें तो इंडिया ने मतलब तगड़े तरीके से स्टैंड ले रखा था भूटान के साथ में कि हम मतलब डोकलाम तुमको नहीं देने देंगे, या फिर हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं, चाइना को जो भी कुछ करना है करे, लेकिन हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं। तो उस समय तो भूटान की जीत हो गई थी, इंडिया की भी जीत हो गई थी, क्योंकि चाइना फिर वापस चला गया था वहां से, इंडिया की स्ट्रेंथ को और इंडिया के सपोर्ट को देखते हुए। तो अभी फिलहाल देखते हैं कि इसमें मतलब आगे क्या होता है, क्या भूटान तैयार होता है डोकलाम देने के लिए चाइना को या नहीं। ठीक, इसके बाद देखिए अगला कंट्री अपना कौन आ जाएगा? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश और नेपाल का ऐसा सीन है ना इन दोनों का कि जिधर ज्यादा बेनिफिट मिल जाए, अगर इंडिया से ज्यादा बेनिफिट मिलती है तो इंडिया की तरफ है, चाइना से ज्यादा बेनिफिट मिलती है तो चाइना की तरफ है। अब चाइना का क्या है कि चाइना इतनी इसमें बड़ी इकोनॉमी बन गई है, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 नंबर 2 पे इकोनॉमी चल रही है, अमेरिका के बाद चाइना ही चल रहा है। इनके पास कैपिटल इतने ज़्यादा है, इनके पास मास प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है, इनके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इतने ज़्यादा हैं, इनके पास इन्वेस्टमेंट इतने ज़्यादा हैं कि किसी भी कंट्री को मतलब अगर वो चाहें तो खड़े खड़े खरीद सकते हैं। ठीक, तो वो क्या कर रहे हैं कि चीप लेबर, चीप प्रोडक्ट्स, ठीक है, फिर लॉन्ग लास्टिंग, वो चीप प्रोडक्ट भी रह रहे हैं उसके साथ लॉन्ग लास्टिंग भी रह रहे हैं, फिर इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो भी मतलब चीप इंटरेस्ट पे, मतलब कभी कह रहा है कि ठीक है 1% 2%, कई कंट्रीज में 0% के इंटरेस्ट पे उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। फिर से उसकी वही वाली पॉलिसी है डेब्ट ट्रैप्ड पॉलिसी वाली, वो कंट्रीज अभी समझ नहीं रही है। ठीक, तो इस तरीके से कर रहा है। तो बांग्लादेश और नेपाल का भी वही सीन है, उसने भी क्या किया था, जैसे स्टार्टिंग में अपने नेपाल के साथ रिलेशन अच्छे थे, लेकिन बीच में नेपाल की तरफ से कई सारे इस तरीके से ऊट पटांग कुछ बयान आ जाते थे जो कि इंडिया के लिए ठीक नहीं रहता था। बांग्लादेश का भी वही सीन है। तो ये दोनों क्या है? फ्रेंड ऑफ इंटरेस्ट है। अगर वही जो चीज इंडिया उन्हें प्रोवाइड करा रही है, अगर वही चीज उन्हें चाइना का प्रोवाइड करा देती है, किस फॉर्म में? अगर सस्ते में या फिर अगर आसानी से प्रोवाइड हो जा रहा है तो वो तुरंत उधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। एज अ कंट्री इनका कोई ऐसा सेंटिमेंट नहीं है कि नहीं हम इंडिया आपके साथ हैं, और अगर चाइना कितना भी ऑफर देता है हम आप ही के साथ रहेंगे, तो लॉयल्टी वाला सीन यहाँ पे नहीं है। ठीक,
और हालांकि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई लॉयल्टी पे चलती भी नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशन में हर चीज़ें क्या चलती हैं, इंटरेस्ट पे चलती हैं। जहां से चीज़ें आपको आसानी में मिल जाएंगी तो कोई भी कंट्री, या फिर आप कंट्री छोड़ दो, कोई भी इंडिविजुअल उस चीज़ को आसानी से पाना चाहेगा। ठीक, तो इनका वही रह गया बेनिफिट वाला सीन रहेगा कि इनका बांग्लादेश का भी और नेपाल का भी। इसके बाद देखिए आप अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ हमारा क्या था ना, पीपल टू पीपल रिलेशन बहुत अच्छा था। इंडिया का जो रिलेशन अफगानिस्तान के साथ था, पीपल टू पीपल रिलेशन बहुत ही बेस्ट था जब तक वहां पे गवर्नमेंट हुआ करती थी। लेकिन जब से वहां पे तालिबान का कैप्चर हो गया, तो तालिबान को इंडिया क्या मानती है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसको मानती है। तो उसके बाद से ही रिलेशन जो थे हमारे, तो पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी तो बहुत अच्छी है, तो लोगों से तो देश चलता नहीं है। जो वहां पे गवर्नमेंट को जो रूल कर रहा है, वहां पे तालिबान रूल कर रहा है, पहले गवर्नमेंट हुआ करती थी। तो जब से तालिबान रूल कर रहा है तो उसको इंडिया क्या रिकॉग्नाइज करती है, एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो उसकी वजह से क्या दिक्कत हो रही है कि इंडिया के जो रिलेशन थी, जो बायलेटरल रिलेशन थे दोनों कंट्रीज के बीच में, वो काफी ज्यादा हैम्पर किए हैं। इंडिया जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहा था अफगानिस्तान में, वहां पे पोर्ट बनवाने में, या फिर वहां का पार्लियामेंट भी बनवा रहा था इंडिया, रोडवेज बनवा रहा था, रेलवेज बनवा रहा था, वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट क्या हो गई, हैम्पर कर गई थी। ठीक, तो एक वो अफगानिस्तान से अपना थोड़ा सा रिलेशन गड़बड़ हुआ, वहां के लोगों की वजह से नहीं, वहां पे जो कैप्चर हो गया तालिबान का, उसकी वजह से। आगे देखिए कतर। कतर का हम लोगों ने भी लास्ट एक वीडियो हमने बनाई हुई थी, जो 8-9 सैनिकों को वहां पे मौत की सजा सुना दी गई है कतर के लोअर कोर्ट से। तो उसका हम देख ही रहे हैं, 8 नेवी ऑफिशियल्स कैप्चर्ड। ठीक, तो ये भी जो रिलेशन है कतर के साथ हमारा, तो हालांकि कतर के साथ रिलेशन हमारा ठीक है, क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ पे 30 to 40% पॉपुलेशन तो वहाँ की इंडियंस की है। ठीक है, वहाँ पे जो भी वर्क फोर्स है वो सबसे ज़्यादा इंडियंस ही है। अगर वर्क फोर्स अगर वहाँ पे 100 लोगों की है तो 100 में से आपको 60 से 65 इंडियंस मिल जाएंगे। ठीक, इंडिया की डिपेंडेंसी क्या है, हमारे यहाँ जो 50% गैस, एलपीजी या फिर एलएनजी आते हैं, वो कहाँ से आते हैं, कतर से आते हैं। कहाँ से आते हैं, कतर की कनेक्टिविटी से हमारी वो चीज़ें बनती हैं। तो चाहे वो गैस हो गया, एलपीजी हो गया, फिर एलएनजी हो गया, वो चीज़ें अपनी वहाँ से आती हैं। तो ये इंडिया की डिपेंडेंसी है कतर के ऊपर। और इंडिया कतर को क्या देता है, वर्कमैन और वर्कफोर्स। इंडिया क्या देता है, वर्कमैन और वर्कफोर्स, वो भी चीप वर्कमैन और चीप वर्कफोर्स, मतलब सस्ते में ही वहां पे आपको अच्छे खासे इंडियंस वर्कर मिल जाएंगे कतर में। तो दोनों की डिपेंडेंसी एक दूसरे पे है। ठीक है, तो ये जो 8 नेवी ऑफिशियल वाला जो सीन है, ये तो मतलब अभी फ्यूचर में, अभी तो लोअर कोर्ट ने उस चीज को डिसाइड करा था। जब हायर कोर्ट की बात आएगी, जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात आएगी, तो इंडिया पूरे तरीके से अपनी बात को रखेगा, डिप्लोमेटिक तरीके से अपनी बात को रखा जाएगा। और ये मतलब ज्यादा, मतलब 90% चांसेस है कि इंडिया वहां से उन लोगों को फ्री करा करके वापस यहाँ पे लेकर के आएगा। ठीक, और लास्ट देख लीजिए हमारा कौन कंट्री है, ईरान। तो ईरान के साथ भी इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं। ठीक है, ईरान के साथ हमारा रिलेशन बिल्कुल भी खराब नहीं है, क्योंकि ईरान से भी हम लोग क्या करते थे, पेट्रोल वगैरह का या फिर फ्यूलिंग का जो प्रोसेस होता है इंडिया का, वो मिडिल ईस्ट में ईरान के थ्रू हम लोग क्या करते थे, इनको लेते थे। ठीक, ईरान क्या करता है ना, ईरान न्यूक्लियर प्लांट में न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। मतलब ऐसा कई बार न्यूज में आता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, और अगर वो बनाने में सक्सेसफुल रहा तो वो तुरंत वो किसको दे देगा, हमास और हिजबुल्ला को दे दिया। हमास या हिजबुल्ला का अगर वो दे देता है तो वो तुरंत क्या करेंगे, बिना सोचे समझे, जो कंट्री 5,000 रॉकेट मतलब इंस्टेंट फायर कर सकती है इसराइल के ऊपर, तो अगर उनके हाथ में अगर न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाएगा तो वो भी तुरंत क्या कर देंगे, उसको लेकर के अटैक कर देंगे इसराइल के ऊपर। अच्छा, इसराइल इस चीज को जान जाता है, कतर की चीज, यानी कि ईरान को, कि ये बना रहे न्यूक्लियर बॉम्ब और ये हमारे लिए आगे थ्रेट हो सकते हैं। ठीक, तो वो क्या करता है कि न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर ही वो अटैक करके इनके न्यूक्लियर बेस को पूरे तरीके से खत्म कर देता है। ठीक, तो ईरान और इसराइल का रिलेशन बिल्कुल भी नहीं ठीक है। इंडिया और इसराइल का रिलेशन ठीक है। ठीक, तो इंडिया यहाँ पे क्या कर रहा है, इंडिया का ईरान के साथ भी रिलेशन ठीक है, इंडिया का इसराइल के साथ भी रिलेशन ठीक है। तो इस चीज को ईरान ने समझ लिया। तो इसराइल क्या किया, अरे ईरान क्या किया कि उसने चाइना के साथ अपने रिलेशन को भी ठीक करना स्टार्ट कर दिया। क्यों, इंडिया को काउंटर करने के लिए, और कोई उसमें रीजन नहीं था। बस इंडिया को काउंटर करने के लिए उसने अपना रिलेशन चाइना के साथ भी अच्छा बना लिया, रशिया के साथ भी अच्छा बना लिया। ठीक है, तो इसमें देखिए ईरान और इंडिया का जो रिलेशन है वो काफी अच्छा है, बेस्ट है। इंडिया और इसराइल का रिलेशन भी बेस्ट है, लेकिन इसराइल और ईरान का रिलेशन ठीक नहीं है। ठीक, ईरान और चाइना का रिलेशन ठीक हो गया है, और इंडिया और चाइना का रिलेशन ठीक नहीं है। तो आप देख रहे हो इसमें ना कि इंडिया का रिलेशन ईरान के साथ भी ठीक है, इंडिया का इसराइल के साथ भी ठीक है, लेकिन इसराइल और ईरान का मतलब कि ये जो दोनों रिलेशन है ये गड़बड़ है। और यहाँ पे ईरान और चाइना का ठीक है, और ईरान और इंडिया और चाइना का क्या है, ठीक नहीं है। तो यहाँ पे ये जो रिलेशन हो गए इंडिया और चाइना वाले, यहाँ पे ये दोनों गड़बड़ हो गए। तो इसमें हमको ध्यान देना है कि जो सारी हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, चाहे वो मालदीव हो गई, म्यांमार हो गई, भूटान हो गई, बांग्लादेश नेपाल हो गई, अफगानिस्तान, कतर या ईरान हो गई,
ये जितनी भी कंट्री जिनके साथ जो भी हमारे रिलेशन प्रेजेंट टाइम में थोड़े से डिस्प्यूटेड या फिर थोड़े से गड़बड़ चल रहे हैं, उन्हें इंडिया को जल्दी ट्रैक पे लेके आना होगा। और एक कंट्री हमारी बच गई श्रीलंका, तो श्रीलंका में आप लोग देख ही रहे हो, जो उसका हम्बनतोता पोर्ट था उसके ऊपर चाइना कैप्चर हो ही चुका है। और उन तो वो तो वैसे ही उनके ट्रैप में फंसा हुआ है श्रीलंका। आपने हाल ही में कुछ दिन पहले देखा भी होगा श्रीलंका में किस तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी। और एक चीज इसमें और नोट करने की है कि जिन जिन कंट्रीज के ऊपर चाइना ने फेवर ज्यादा ही कर दिया, जिनके ऊपर जरूरत से ज्यादा उनकी मदद कर दी, चाहे वो नेपाल है, पाकिस्तान में आप देख लो इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुकी है, नेपाल के अंदर भी आने वाली है, श्रीलंका पूरे तरीके से बर्बाद हो ही गया था। क्योंकि जब जिस कंट्री को आप उनकी जीडीपी से भी ज़्यादा पैसा अगर आप उनको लोन में दे रहे हो, फिर जब उनसे मांगोगे और जो पैसे नहीं लौटा पाएंगे, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अपने इंटरेस्ट के साथ क्या करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा। आप अपने यहाँ अपनी सिक्योरिटी वाले जगह पे उस कंट्री को आकर के जगह देनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात तो ये कि यही हो जाती है कि उन कंट्री के अंदर उन लोगों का क्या हो जाता है, एक बेस बन जाता है। जैसे इसका जो हम्बनतोता पोर्ट है श्रीलंका का, यहाँ पे वहाँ पे चाइना का एक तरीके से बेस बना हुआ है, और कितने समय के लिए, 99 साल के लिए। तो 99 साल एक लंबा पीरियड होता है, और उसका सिर्फ और सिर्फ वही रीजन है चाइना का, क्या करना है, कैप्चर करना है। ठीक है। अब हमारे हमारे लिए मालदीव इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है, एक सेकंड देखिए रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है। हमारे लिए देखिए मालदीव इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है, क्योंकि हमारे लिए मालदीव की जो लोकेशन है, तो वहाँ पे जितने भी हमारे बाहरी कंट्री से जो भी कुछ वो होते थे, ट्रेड होते थे, तो इसी रूट से होते थे। चाहे वो हमारे लिए जापान हो जाए, उसका रूट भी यहीं से आएगा मालदीव से, फिलीपींस का भी इसी रूट से आना है, ताइवान, चाइना, हांगकांग, सिंगापुर भी है, वियतनाम भी है और इंडोनेशिया भी है। तो इस सारी कंट्रीज इसी रूट से होकर के आपके मालदीव रूट से होकर के यहाँ से फिर या तो इंडिया की तरफ टर्न हो जाती थी, या तो यहाँ से यूरोपियन मार्केट में चली जाती थी। हमारे लिए भी चीज़ें यहाँ से आसान हुआ करती थी यूरोपियन मार्केट में भेजने के लिए। तो मालदीव का इंपॉर्टेंस यहाँ तक है, जितनी भी कंट्रीज हैं, इन सभी का ट्रेड कहाँ से स्टार्ट होता है, मालदीव से। तो वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से सबसे अच्छा हुआ करता था। लेकिन जब से इनकी गवर्नमेंट बन गई है ना मोहम्मद मुइजू की, तो इनका क्या कंपेन चलता है, इंडिया आउट कंपेन। तो उस चीज को लेकर के अब मालदीव के ऊपर हमारे लिए क्या हो गया, टेंशन बन गया है इंडिया के लिए, कि जितने भी अदर कंट्रीज का जो भी ट्रेड चलता था, उसके साथ साथ इंडिया का भी चल जाता था। तो यहाँ से कुछ चीज़ें हम लोग आसानी से मालदीव के अंदर हम लोग क्या कर लेते थे, एक्सचेंज कर लेते थे अदर कंट्रीज के साथ में। अभी क्या होता है कि फिर उसके लिए डायरेक्ट आपको कंट्री टू कंट्री रिलेशन रखना पड़ेगा। हमारे जो मैक्सिमम जो एफडीआई आते थे वो भी मालदीव के थ्रू होकर के अपने इंडिया में आ जाते थे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है, तो इंडिया को कहीं ना कहीं एक अपना फिर से एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड बनाना होगा चाइना के अगेंस्ट में। तो वे फिलहाल तो अभी किसी को देखते हुए चाइना को हम ज़्यादा उसको काउंटर नहीं कर सकते, कोई चाइना को ज़्यादा हम कॉम्पीट भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी एक अपने को एक ऐसा स्टैंड बनाना होगा जिससे कि हमारी फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन कर रहे हैं, हमारे नेबर कंट्रीज जो है फिर से हमारी तरफ क्या कर सकें, शिफ्ट कर सकें। तरीका क्या है, आप एक कर सकते हो, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का यूज कर सकते हो। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में क्या होता है, जैसे मूवीज हो गई, ठीक है, एक दूसरे की मूवीज को एक दूसरे के यहाँ अलाउ करना। दूसरा कल्चरल डिप्लोमेसी होता है, जैसे कि बताना कि ठीक है आप लोग की कंट्री बुद्धिस्ट कंट्री है, हमारे यहाँ तो बुद्ध का जन्म ही हुआ था, तो उस पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को थोड़ा सा कनेक्ट करना, कल्चरल कॉन्क्वेस्ट से। या फिर उनके किसी गॉड या फिर किसी का भी अपने यहाँ पे कुछ इनॉग्रेशन कर देना, स्टैचू कर देना, या फिर टेम्पल बना देना। अपने यहाँ किसी गॉड या फिर किसी का भी एक स्टैचू कहाँ बना देना, उनके यहाँ बना देना, किसी भी कंट्री में, अपने नेबरिंग कंट्रीज में। जैसे अभी अमेरिका के अंदर में इंडिया हिंदू की सबसे मतलब बड़ी टेम्पल बनाई गई है, मतलब सेकंड लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ द वर्ल्ड है वो अमेरिका में बनाया गया। तो उसका सबसे बड़ा एक रिलेशन रीजन क्या होता है, कल्चरल डिप्लोमेसी, कि उसके थ्रू वहाँ पे जो लोग होंगे, इंडियंस होंगे अमेरिका के अंदर, उनको एक अच्छा फील होगा कि हाँ हमारे जो देवी देवता को जो मंदिर है वो अमेरिका में बनी हुई है। और वो मतलब उन्हें खुद भी अच्छा लगेगा और इंडिया को भी अच्छा लगता है कि चलो उस फला कंट्री ने हमारे लिए इतनी तक चीज़ों को सोचा। तो एक सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का यूज हो सकता है, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के साथ साथ कल्चरल डिप्लोमेसी का यूज हो सकता है। तीसरा चीज, अगर इंडिया सक्सेस होता है अदर कंट्रीज को ये समझाने में, चाइना की ये जो पॉलिसी है ना, डेप्ट ट्रैप्ड पॉलिसी, इसको समझाने में अगर इंडिया सक्सेसफुल होता है अदर कंट्रीज को एग्जाम्पल भी दे करके, पाकिस्तान का, श्रीलंका का, तो फिर भी वो ठीक है। लेकिन एक वही होता है ना कि प्रेजेंट के बेनिफिट के लिए आदमी फ्यूचर के अपने रिजल्ट को आदमी नहीं देखता है। ठीक। तो इंडिया फिलहाल कितनी भी कोशिश कर ली, जो उसके नेबरिंग कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं 70-20% शिफ्ट हो चुके हैं। अब इंडिया को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग, एक होता है ना अटैकिंग अप्रोच लेना पड़ेगा, अटैक करने वाला, उस तरीके का अप्रोच को रखना पड़ेगा। क्योंकि अब चाइना इतना बड़ा जाइंट बन चुका है जो कि इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज को, और इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज के साथ साथ में इधर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में भी इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया है।
अफ्रीका के कई सारी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया 0% के इंटरेस्ट पे। वही फिर बात किया है ना कि जरूरत से ज़्यादा उनको पैसा दे दिया, अब अपने समय पे फिर वो वापस आएगा तो वहाँ पे उनको क्या करेगा, उनसे पैसे मांगेगा, वो दे नहीं पाएंगे, फिर उनके यहाँ का कोई स्ट्रेटेजिक लोकेशन लेकर के अपने आर्मी बेस वहाँ पे बैठा देगा वो। ठीक, तो ये जो इसकी जो सिस्टम चल रही है चाइना की, तो इसने क्या कर रखा है, पूरे इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, मालदीव, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कतर, ईरान, इन सभी को क्या कर लिया है, अपने तरफ से कैप्चर कर लिया है। ठीक, तो अगर हम इसमें एक मैप के थ्रू अगर देख लें, एक छोटा सा मैप बना लेते हैं इंडिया का और उसको देखते हैं कि हमारी कंट्रीज की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो किस किस तरीके से क्या हो रही चीज़ें वहाँ पे खराब होते जा रही हैं। तो एक हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं इंडिया के मैप का। ठीक है, ये रफ डायग्राम ही है, इसको ज़्यादा वो सीरियस नहीं लेना है। ये देखिए, ये मान के चलिए इंडिया का मैप हो गया, यहाँ पे अपना श्रीलंका हो गया, इधर कहीं अपना मालदीव हो गया, आइलैंड ही है। ठीक, तो ये अपना इंडिया हुआ। अब यहाँ पे अपना हो गया नेपाल, इनके साथ भी थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। ठीक, यहाँ अपना हो गया म्यांमार, यहाँ भी गड़बड़ चल रहा है। इधर को अपना आ गया बांग्लादेश, यहाँ भी गड़बड़ है। श्रीलंका भी इस समय ठीक नहीं चल रहा है। मालदीव का आप लोगों ने देख ही लिया हाल। ठीक, इधर खुद को चाइना है, तो इनके साथ आप जान ही रहे हो। यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है, ये भी थोड़ा गड़बड़ी चल रहा है। और यहाँ पे क्या है, अफगानिस्तान, यहाँ पे तालिबान कैप्चर के बाद यहाँ भी सीन ठीक नहीं चल रहा है। ठीक, इधर अपना ईरान है, ईरान के साथ देख ही लिए, इसने क्या कर लिया, इंडिया को काउंटर करने के लिए इसने चाइना के साथ अपने रिलेशन को अच्छे करने लगा, तो ये भी कुछ आप खास नहीं कह सकते हो। और कतर के साथ आपने देखा ही, जो 8 एक्स नेवी मैन को उसने अरेस्ट करके रखा है, तो उसके साथ आप रिलेशन को देख ही रहे हो। तो इंडिया का प्रेजेंट में सिचुएशन ऐसा हो गया कि बांग्लादेश, म्यांमार, यहाँ पर अपना भूटान भी हो गया, इस रीजन में भूटान आ गया, इसके साथ भी गड़बड़ी चल रहा है। तो नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो सारी कंट्रीज हैं, जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं, इस समय इंडिया के साथ उनका रिलेशन क्या चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा है। ठीक, और उसका सिर्फ एक ही रीजन है, कौन है, चाइना। तो फिलहाल तो चाइना कॉम्पीट नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम अपने नेबरिंग कंट्रीज को क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस तक दे सकते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से चाइना और यहाँ पे इंडियन, नीचे क्या होता है, इंडियन ओशियन, यहाँ पे जो नीचे वाला पूरा पोर्शन है ये अपना इंडियन ओशन का रीजन है। तो जिस हिसाब से चाइना यहाँ पे हम्बनतोता पोर्ट पे भी कैप्चर कर लिया है श्रीलंका के, तो इधर से इंडियन ओशन में कैप्चर कर लिया वाटर वे से, और लैंड वे से उसके सारे नेबरिंग कंट्रीज उसको क्या कर रहा है, धीरे धीरे घेरते जा रहा है। तो उस चीज़ को हमें समझना होगा और अपने नेबरिंग कंट्रीज को उस चीज़ को उन्हें समझाना होगा। ठीक है, तो इस वीडियोस में अगर कोई भी अगर अपडेट होती है, किसी कंट्री के साथ कोई चीज़ अगर अपनी बनती है, या फिर इस तरीके की कोई अगर अदर जियो पॉलिटिकल इशूज़ होते हैं, तो उसके लिए आप लोग को वीडियो बना करके आप लोग को सूचित किया जाएगा। ठीक है, तब तक वीडियो में सब लोग बने रहें। जय हिंद, जय भारत।